हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स मैट्रिक क्लासेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन परमाणु का बोर सिद्धांत, यानी कि बोर कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बेसिक चीजें बता देता हूं कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। नाभिक में जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में गति करता है। तो अभी मुझे प्रूव करना है कि जो नाभिक के चारों ओर कोई एक इलेक्ट्रॉन गति करता है, उस इलेक्ट्रॉन की जो स्थायी कक्षा की त्रिज्या है को वाकई में वो नियत रहती है या नहीं। मतलब मुझे हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे हम उसको प्रूव करते हैं। देखो, तो हमारे पास एक परमाणु है जिसका नाभिक ये है, ये परमाणु का नाभिक है, इस पर धनावेश है, और मैंने मान लिया कि वो धनावेश जो है वो Ze है। क्या है? Ze है। और ये एक हमारे पास क्या है? नाभिक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन मान लो यहां है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि r त्रिज्या के जो r त्रिज्या की एक स्थायी कक्षा में गति कर रही है। जो त्रिज्या है, त्रिज्या मैंने क्या माना? r। एक इस r त्रिज्या की एक स्थायी कक्षा है, उस कक्षा में गति कर रही है। माना जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो E, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m। क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m। और ये जिस स्थायी कक्षा में गति कर रहा है वो ये है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। तब इस स्थायी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो v है। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है? v है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। ये इसका एक वृत्तीय पथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहा है। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक, देखना, कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में तभी गति करता है जब उस पर अभिकेंद्र बल होता है। नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर जो है एक अभिकेंद्र बल लगाया जाता है जो कि अंदर की ओर होता है, और उसी कारण इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगाया जाता है, ना ये इस कक्षा को छोड़कर उधर जा सकता है, ना ही इस कक्षा से वो अंदर की ओर आ सकता है। अगर उसको बाहर से कोई ऊर्जा मिले वो अलग बात है, वरना जब तक एक परमाणु स्थायी है, मतलब उसको बाहर से ऊर्जा नहीं मिल रही है, तब तक ये इलेक्ट्रॉन अनंत समय तक इसी कक्षा में, स्थायी कक्षा में गति करता रहता है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। तो इस नाभिक द्वारा इस पर एक अभिकेंद्र बल लगाया जाता है जो कहां होता है? इलेक्ट्रॉन में अंदर की ओर। और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक क्या लगता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी लगता है, जिसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में ही बना रहता है, वो इस कक्षा को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है। तो हमारे पास एक क्या है? ये हाइड्रोजन परमाणु है। कौन सा परमाणु की बात हो रही है यहां पर? हाइड्रोजन परमाणु, जिसकी परमाणु क्रमांक 1 है। क्लियर है? मुझे हाइड्रोजन परमाणु की जो है बोर त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है। तो माना कि जो हमारे पास जो एक हाइड्रोजन परमाणु है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, वेग v, त्रिज्या r तथा इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो E है। क्या इतना क्लियर है? तब इलेक्ट्रॉन का जो धनावेश है, जो नाभिक का धनावेश है वो Ze है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा ही प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो थोड़ा इधर से लिखता हूं। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक
के चारों ओर घूमता है। नाभिक के चारों ओर घूमता है। माना नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में, नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में घूमता है, घूमता है। माना इलेक्ट्रॉन के आवेश E, द्रव्यमान m, वेग v तथा जो कक्षा की त्रिज्या है वो क्या है r। कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या लिख देता हूं, कक्षा की त्रिज्या r है। क्या इतना क्लियर है? तो अगर कक्षा की त्रिज्या ये है तो मैं कह सकता हूं, माना नाभिक पर धनावेश, जो नाभिक पर धनावेश है वो क्या है? Ze है। क्या है? Ze है। जहां जो Z है वो हमारा परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है। Z क्या है? परमाणु क्रमांक है। तब क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है, आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो क्या है? वो है हमारा नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा क्या होता है? प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा क्या होता है? प्राप्त होता है। तब मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन पर, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन पर जो अभिकेंद्र बल लग रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। तो इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्र बल क्या होता है? F बराबर mv²/r। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, तो नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर स्थित वैद्युत आकर्षण बल क्या है? नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच बल क्या हो जाएगा? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच बल हो जाएगा हमारा F बराबर, क्योंकि देखो यहां कूलम का नियम लग रहा है, एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। तो हम जानते हैं जब भी किन्हीं दो आवेशों को हम कुछ दूरी पर रखते हैं तो वहां पर हमेशा कूलम का नियम लगता है। तो कूलम के नियम के अनुसार क्या होगा? 1/4πε0 ZE, पहला आवेश ZE और दूसरा E, तो E इंटू E का स्क्वायर बट्टे क्या होता है? R स्क्वायर। समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 एक दूसरे के समान है ना, F समान है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? समान होंगे। तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा? एक दूसरे के समान रख दूंगा। तो समीकरण
1 बाय 2 से। 1 बाय 2 से क्या है समीकरण? समीकरण 1 बाय 2 से होगा हमारे पास एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर 1/4 पाई नॉट क्या जाएगा जेड ई स्क्वायर वाई आर स्क्वायर। सब गुणे में है तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या बच रहा है एम वी स्क्वायर बाय 1/4 पाई नॉट जेड ई स्क्वायर वाई आर। इसको क्या मान लो समीकरण 3। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर इस स्थायी कक्षा में घूम रही है तो इसमें क्या कोणीय संवेग भी है ना। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है अगर जब भी स्थायी कक्षा में तभी घूम सकता है जब उसमें एक संवेग हो। तो इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या होता है? बोर के सिद्धांत अनुसार एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। जहां एन क्या है? जहां एन बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये जो है ये क्वांटम संख्या है, क्वांटम संख्या है। तथा जो h है h प्लांक नियतांक है, h प्लांक नियतांक है। h क्या है? प्लांक नियतांक है। ठीक है। तब मैं कह सकता हूं कि इसके दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या करो, इसके दोनों पक्षों में वर्ग करो तो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, n पर स्क्वायर, h पर स्क्वायर, जब 2 पर स्क्वायर आएगा 4 और पाई पर स्क्वायर, समीकरण 4। अब क्या करो, समीकरण 4 को समीकरण 3 से डिवाइड कर दो। तो 4 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये बराबर की इस साइड जो है वो इस साइड डिवाइड होगा और बराबर की उस साइड जो है वो बराबर के उस साइड डिवाइड होगा। तो यहां पर क्या होगा, 4 को पहले रखो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, वाई क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बराबर ऊपर कौन है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब जैसे मैं नीचे समीकरण 3 की वैल्यू को रखूंगा तो ऊपर थर्ड टर्म में ये होगा, फोर्थ टर्म में ये होगा। तो हम जानते हैं हमेशा फोर्थ टर्म कहां जाता है, ऊपर, और थर्ड टर्म दूसरे टर्म के पास। तो जो फोर्थ टर्म है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कहां और साथ में आर, ये ऊपर, और नीचे कौन रहेगा, नीचे रहेगा जेड ई का स्क्वायर। देखो कौन कौन कट रहा है, अगर मैं देखूं तो भी स्क्वायर से भी स्क्वायर कैंसिल, एक एम से एक एम कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, सब गुणे में है, 4 से 4 कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल। तो क्या बच रहा है हमारे यहां पर, यहां पे बच रहा है एम और यहां से आर बराबर, यहां से बच रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहां से एप्सिलॉन नॉट, और नीचे बच रहा है पाई जेड ई स्क्वायर, नीचे से ये बच रहा है जेड ई स्क्वायर। ठीक है। तो अब मैं यहां से अगर त्रिज्या निकालूं, आर निकालूं, तो एम जो है वो बट्टे में जाएगा क्योंकि गुणे में है। तो यहां से एम क्या आ जाएगा, आर क्या आ जाएगा, आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट वाई पाई एम जेड ई का स्क्वायर। यह स्थायी कक्षा त्रिज्या का समीकरण है। यह जो है स्थायी कक्षा त्रिज्या का समीकरण है, इसमें देखो, इसमें ये जो H कॉमा एप्सिलॉन नॉट पाई और M साथ में Z और साथ में E तथा Z जो है वो क्या है, नियतांक है।
क्या ये नियतांक है? हाँ, हम जानते हैं ये सब क्या होता है, नियतांक होता है। तो अगर ये सब नियतांक है तो आर क्या होगा? ध्यान से देखना, अगर ये सब नियतांक है तो जो आर होगा वो एन स्क्वायर के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। जो आर होगा वो क्या होगा? एन स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगा। तो मैं कह सकता हूं कि कक्षा की त्रिज्या, स्थायी कक्षा की जो त्रिज्या है, स्थायी कक्षा की त्रिज्या, जो स्थायी कक्षा की त्रिज्या है वो क्वांटम संख्या के क्या है? इस पर वर्ग है ना, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जब भी हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब भी हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसकी जो बोर त्रिज्या होती है या उसकी जो त्रिज्या होती है वो उसकी जो क्वांटम संख्या या कक्षा की संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु की बात करूं, किसकी बात करूं? हाइड्रोजन परमाणु। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए देखो, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो Z होगा वो कितना होगा? 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तथा इस प्रथम कक्षा के लिए क्या हो जाएगा? n बराबर 1। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूं तो देखो n बराबर 1 मतलब कौन सी कक्षा की बात कर रहा है? अगर n बराबर 1 है तो ये किस कक्षा की बात कर रहा है? प्रथम कक्षा की बात कर रहा है। तो त्रिज्या कौन सा होगा? प्रथम। त्रिज्या क्या हो जाएगा? प्रथम। n क्या हो गया? 1 तो नहीं, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट y पाई m और z तो 1 हो गया, e का स्क्वायर। यही है हाइड्रोजन परमाणु का बोर त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम कक्षा की बोर त्रिज्या। यह हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम बोर त्रिज्या है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्थायी कक्षा में एक निश्चित त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर क्या करता है? गति करता है। ये यहां पर सिद्ध होता है। तो ये टॉपिक यहां पर समाप्त होते हुए मैंने पूरा लैंग्वेज सहित डेरिवेशन आपको करवाया है। अगर बोर्ड में आ गया तो आप ऐसे डिट्टो सेम करके आओगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।